नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आशीष सांगे आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कमांडो डिफेंस एकेडमी जयपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि उत्तर पूर्वी भारत। इस सीरीज में हम एक एक करके हर एक राज्य के बारे में बात करेंगे जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, और स्पेशली बात करेंगे उसके इतिहास और भूगोल के बारे में, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि इस हिस्से का जो भूगोल है वो बच्चों को याद नहीं रहता या समझ में नहीं आता है, और जिसकी वजह से वो बहुत से ऑब्जेक्टिव्स छोड़ देते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको आसान से आसान भाषा में यहाँ के भूगोल को समझाऊं ताकि आप एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ के ना आए। आपका काम यहाँ पे ये है कि आपको लगातार नोट्स बनाते हुए चलना है। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे। तो बिना किसी देरी के हम टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र अपनी विशेष सांस्कृतिक, भौगोलिक और जनजातीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। अब यूं तो उत्तर पूर्व में 7 प्रमुख राज्य माने जाते हैं जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, मतलब 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में सिर्फ ये 7 राज्य ही नहीं गिने जाते हैं, बल्कि एक 8वां राज्य भी गिना जाता है जो कि है सिक्किम, जो कि यहाँ पड़ता है। सिक्किम पहले सिक्किम के साम्राज्य के नाम से फेमस था, आपको पता होगा, और 1975 में इसका भारत में विलय हुआ था। इसीलिए इसको भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट माना जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल उनके साथ ही हो जाता है, सटा हुआ ही हो जाता है। तो इसे भी हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर गिनेंगे और इसकी बात भी करेंगे। तो कुल मिला के हम पढ़ने वाले हैं 8 राज्यों को। अब चूंकि उत्तर पूर्वी भारत में एंटर करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने आसाम आता है, तो इस वीडियो की शुरुआत भी हम आसाम राज्य के साथ करने वाले हैं। ये आपके सामने आपको आसाम राज्य नजर आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि आसाम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, और ये अपनी चाय, रेशम उत्पादन, पेट्रोलियम और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हिमालय से सटा हुआ है, काफ़ी सारा हिमालय का हिस्सा यहाँ आता है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय जिसको आप कहते हो, उत्तर पूर्वी हिमालय। इसी वजह से यहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी है। अगर आप पूरे उत्तर पूर्व के नक्शे को ठीक से देखोगे तो आपको देखेगा कि आसाम का जो आकार है वो वाई आकार जैसा है, जो लेफ्ट की तरफ देख रहा है। तो आसाम को पहचानना आसान हो जाता है इस आकार की वजह से। वाई आकार आपको नजर आ जाए जो कि लेफ्ट की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब ये आसाम है। आसाम का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 78,438 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखने पर आसाम जो है वो उत्तर पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वही जनसंख्या के लिहाज से ये उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है पूरे उत्तर पूर्व में देखा जाए तो ये तो इसकी स्थिति हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं के बारे में। तो देखो, आसाम जो है वो उत्तर दिशा में भूटान से और अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व बांग्लादेश से, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से जुड़ता है, वो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए। सिलीगुड़ी गलियारा भी कहा जाता है इसको भारत की चिकन नेक भी कहा जाता है। आप देख सकते हो कि भारत की जो मुख्य भूमि है और जो उत्तर पूर्वी भारत है उसके बीच में सिर्फ यही एक रास्ता है, और पतला सा रास्ता है, तकरीबन 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसीलिए उस जगह को मुर्गे की गर्दन या फिर चिकन नेक कहा जाता है। इस चिकन नेक के एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, और तीसरी तरफ भूटान का साम्राज्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ये गलियारा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इस गलियारे को बंद कर दिया जाए तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका संपर्क नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से बिल्कुल ही टूट जाए। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पे लोकसभा की सीटें उतनी हैं नहीं, इसलिए यहाँ पे सरकारें वैसे भी ध्यान नहीं देती। ये बात सत्य है कि यहाँ के लोग काफ़ी चीज़ों में वंचित है और यहाँ विकास उतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि उम्मीद है कि आने वाली सरकारें इन राज्यों पे और अच्छी तरह ध्यान दे और इन राज्यों में भी डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो सके। अब यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं देखने से पहले हम एक बार यहाँ का नक्शा देख लेते हैं। ये नक्शा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको कई सारे ज़िले नज़र आ रहे होंगे। इन ज़िलों की पहले जो संख्या थी वो 27 थी, लेकिन हाल ही में इनकी जो संख्या है कुल मिला के 35 कर दी गई है, यानी कि टोटल प्रशासनिक ज़िले कितने हो गए हैं? 35 हो गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक ज़िला है माजुली, जो कि एक नदी द्वीप है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उस ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि उस चौड़ाई के बीच में ही एक नदी द्वीप बना हुआ है जिसको हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। तो माजुली नदी द्वीप को 2016 में एक ज़िला बनाया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं असम की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नदियों के बारे में, और नदियों की बात हो रही है तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी की ही बात करेंगे।
देखिए, आसाम की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो आसाम राज्य के मध्य से होके गुजरती है, मतलब बिल्कुल बीच में से होके गुजरती है। इस नदी के आसाम में आने की वजह से आसाम की जो सिंचाई है और साथ ही जो जलवायु है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। सिर्फ एक नदी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आसाम, इसलिए इसको ज़रूर याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी तिनसुकिया ज़िले में सबसे पहले प्रवेश करती है, यानी कि आसाम का एक तिनसुकिया ज़िला है, यहीं पर सबसे पहले ब्रह्मपुत्र आती है और यहीं पर आती है लोहित नदी। एक लोहित नदी होती है जो सीधे आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ये इसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पे आते ही मिल जाती है इससे। तो पूछा जाता है कि जब ब्रह्मपुत्र आसाम में घुसती है तो सबसे पहले कौन सी नदी उससे आके मिलती है? लोहित नदी मिलती है। इससे थोड़ा आगे चलने पर एक शहर आता है जो तिनसुकिया जिले में ही है, जिसका नाम है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ का नाम आप जरूर याद रख लेना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो पहला महत्वपूर्ण शहर है वो डिब्रूगढ़ ही है। अब डिब्रूगढ़ से आगे नदी बढ़े उससे पहले आप थोड़ा सा पूर्व में आ जाओ, तो पूर्व में आपको डिगबोई मिलेगा। एक तो मिलेगा दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो काफ़ी ज़रूरी है, जिसको आप उद्यान के नाम से जानते हो, काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक है डिगबोई शहर। डिगबोई शहर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 19वीं शताब्दी में यहाँ से तेल की खोज हुई थी, इसलिए डिगबोई को तेल नगरी के नाम से जाना जाता है, आसाम की तेल नगरी। मैंने कहा था ना कि ये अपने पुराने पेट्रोलियम के लिए बहुत मशहूर है आसाम, तो यहाँ जो पेट्रोलियम निकलता है वो डिगबोई से ही निकलता है। ये जो डिगबोई है इसके आसपास का एरिया काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो तिनसुकिया ज़िले में 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। पहला तो लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र से आके मिलती है। दूसरा यह है कि डिब्रूगढ़ एक इम्पॉर्टेंट शहर है जो तिनसुकिया में ही है। थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क मिलेगा, और उससे थोड़ा साइड में जाओगे तो आपको डिगबोई शहर मिल जाएगा। मतलब डिगबोई शहर के अंदर ये है पार्क, और वहाँ हुई थी पेट्रोलियम की खोज, यानी कि तेल की खोज। तो ये 4 ज़रूरी चीज़ें हैं, लोहित नदी, डिब्रूगढ़, दिहिंग नेशनल पार्क और डिगबोई शहर। ठीक है, वहाँ से पेट्रोलियम निकलता है, तो इसे आपको याद रखना है। इससे आगे जब ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ती है तो इसकी गहराई 38 मीटर से 120 मीटर तक हो सकती है। ये तो इसकी गहराई की बात होती है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी कि बहुत चौड़ी हो जाती है नदी आगे जा। और इसी चौड़ाई में हमें मिलता है माजुली द्वीप। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको 2016 में जिला बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि माजुली द्वीप का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 352 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखना। माजुली द्वीप के थोड़ा आगे एक जगह आती है जिसका नाम है मिशामोरा। अब ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको शायद मिशमरा के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पे। तो मिशमरा में एक नदी आके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, जिसका नाम है सुबानसिरी नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में पूछा भी गया है। सुबानसिरी नदी मिशमरा में आके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद थोड़ा आगे चलने पर ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट साइड में पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पूरे देश में प्रसिद्ध है ये, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो गोलाघाट और नावांग, 2 ज़िले हैं यहाँ पे, गोलाघाट और नावांग, इन दोनों ज़िलों को मिला के बनता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो काफ़ी बड़ा है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसके अंदर से होके बहती है, पूरी नहीं, थोड़ा सा नदी का भाग इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होके बहता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय गेंडों का घर कहा जाता है। यहाँ पे गेंडे रहते हैं, भारतीय गेंडे, जिनका एक ही सिंग होता है, इनको एक सिंग वाला गेंडा भी कहा जाता है। वो यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस एक सिंग वाले गेंडे का जो सिंग है, इसकी तस्करी की जाती है, क्योंकि इसकी मदद से दवाइयाँ बनाई जाती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रजाति हो जाती है जिसके विलुप्त होने का खतरा भी रहता है, इसलिए इनको संरक्षित किया जाता है इस पार्क के अंदर। तो भारतीय गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इस दुर्लभ प्रजाति के कारण ही ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की उपाधि दी है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये काफ़ी ज़रूरी हिस्सा हो जाता है। साल 2006 में इस राष्ट्रीय उद्यान को एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था। पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, तो 2006 में बनाया गया था। टाइगर और भारतीय गेंडों के अलावा यहाँ पर हाथी, पानी की जंगली भैंसे, बारहसिंगा और पक्षियों की कई सारी प्रजातियां भी रहती है। तो यहाँ की जैव विविधता काफ़ी अच्छी है। यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र आगे जाती है तो 2 महत्वपूर्ण शहर और आते हैं। एक आता है तेजपुर और उसके बाद आता है गुवाहाटी। मैं आपको बता दूं कि गुवाहाटी को असम की वाणिज्य राजधानी यानी कि कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। आपको पता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होते हैं, और दूसरा क्या है कि IIT गुवाहाटी भी यहीं पे मौजूद है, तो काफ़ी ज़रूरी जगह हो जाती है।
और इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश चली जाती है। असम की जो दूसरी ज़रूरी नदी है वो है बराक नदी, जो कि तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत में सिर्फ उसका 564 किलोमीटर ही बहता है। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर के सेनापति ज़िले के अंदर मणिपुर की कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है, जो एक लंबा रास्ता तय करके आसाम पहुंचती है और कुछ दूर तक ये आसाम और मणिपुर की सीमा पर भी बहती है। बराक नदी जब आगे जाती है तो आगे जाके ये दो नदियों में टूटती है, एक सूरमा नदी और एक कुशियारा नदी। लेकिन जब गंगा डेल्टा में मिलने की बात आती है तो ये दोनों धाराएं वापस मिल जाती है और मेघना का रूप ले लेती है। आपको पता है कि गंगा डेल्टा के अंदर ब्रह्मपुत्र भी जाती है, गंगा भी जाती है और मेघना भी जाती है। तो बराक नदी पहले सूरमा और कुशियारा नदी में टूटती है, विभाजित होती है और आगे चल के वापस ये मिल जाती है और मेघना नदी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दो इंपॉर्टेंट नदियाँ हो जाती हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र है ही जो सबसे ज़रूरी है, जिसके आसपास की काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और इसके अलावा एक बराक नदी। नदियों और राष्ट्रीय उद्यान के अलावा जो आसाम की भौगोलिक विशेषता है वो है यहाँ की पर्वत और पहाड़ियाँ। यहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत और पहाड़ियाँ हैं जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग। हो सकता है कि मुझसे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गलती हो जाए, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। कार्बी आंगलोंग जो है वो एक पठार है जो कि एक ज़िले में मौजूद है जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग, जो कि आसाम के बिल्कुल मध्य में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, इसको कार्बियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है और आसाम के दिल के धड़कन की नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, आसाम के दिल की धड़कन या फिर कार्बियों की भूमि, वो इसलिए क्योंकि ये आसाम के बिल्कुल मध्य में है और काफ़ी ज़रूरी हिस्सा है। पर्यटन के लिहाज से भी देखा जाए तो ये जगह बहुत अच्छी है, पर्यटक जो है इसको देखने के लिए आते हैं। वैसे तो माजुली द्वीप भी जाते हैं और यहाँ भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो कि काफ़ी दुर्लभ हैं, और जीव भी पाए जाते हैं जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं। इसके अलावा एक मेघालय की पहाड़ियाँ और हैं जो कि दक्षिण आसाम के नज़दीक में पाई जाती हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से कई सारी ऐसी नदियाँ निकलती हैं जो बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदी हैं। तो अपने आप में ये पहाड़ियाँ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और यहाँ के जंगल भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये एक और विशेषता हो जाती है यहाँ की। इसके अलावा मैदान तीसरी जो विशेषता है। अब देखो, ब्रह्मपुत्र नदी इतनी बड़ी नदी यहाँ से निकल रही है तो ब्रह्मपुत्र का अपना मैदान भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नदी जहाँ से निकलती है वो उस जगह का विस्तार करते हुए चलती है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो आसाम के लिए काफ़ी मुख्य भूमिका निभाता है आसाम के विस्तार में, तो इसे आपको याद रखना है। और दूसरा है बराक मैदान जो कि बराक नदी की वजह से बनता है। और आखिर में आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान में मैं आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो बता ही चुका हूँ, इसके अलावा एक उद्यान और है जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में भी सवाल पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान को भी विश्व विरासत स्थल के रूप में पहचान दी गई है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, काजीरंगा और मानस। इसके अलावा कुछ एक और हैं जैसे कि नामेरी हो गया, डिब्रू साइखोवा और ओरैंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफ़ी ज़रूरी हैं। तो इन पांचों का नाम आपको याद रखना है, काजीरंगा से लेके ओरंग तक। तो आई होप आपको सारी भौगोलिक विशेषताएं समझ में आई होंगी आसाम की। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से और थोड़ा अलग तरीके से भी सारी भौगोलिक विशेषताएं बता सकूं। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आए तो आप हमें अगले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य के बारे में बता दीजिएगा जिस पे आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।